हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो आपके सिलेबस में है क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सिलेबस से रिड्यूस किया गया है उन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित समीकरण को ग्राफी विधि से हल कीजिए। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो रैखिक समीकरण दिया है इस तरीके से। अब इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालना है, फिर समीकरण दूसरे से 2 बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो x + 3y = 6। तो यहाँ पर माना x = 0, तो x बराबर यहाँ पर 0 करेंगे। तो 0 + 3y = 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/3। ये 0 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये पद पूरा हट जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे में है y के साथ, तो ये बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर यहाँ पर 2 आ गया है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट निकालने के लिए एक बार हमें x को 0 करना होता है, दूसरे बार में y को 0 करना होता है। तो यहाँ पर x = 0, तो y का मान 2 आया है। तो माना जो बिंदु है P बिंदु है, तो पहले x के मान को लिखा जाता है यहाँ पर, फिर y के मान को लिखा जाता है। तो x यहाँ पर 0 है और y यहाँ पर 2 है। इस तरीके से यहाँ पर एक बिंदु निकला है। अब समीकरण 1 से ही यहाँ पर दूसरा बिंदु निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर लिखेंगे माना y = 0। यहाँ पर 0 के प्लेस में आपको 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या, प्लस वाले संख्याएं, माइनस वाले संख्याएं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y = 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x + 3 0 = 6, तो x बराबर ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये 6 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो बिंदु है इसको हम Q बिंदु मान रहे हैं। तो Q बिंदु यहाँ पर 6 को लिखते हैं, पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है, x 0, 6। तो P और Q बिंदु इस तरीके से हमने निकाला है। अब समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पर 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर माना x बराबर, यहाँ पर मानेंगे माना x = 0, x को 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 माइनस का 3y = 12। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y = 12। तो y बराबर आ जाएगा 12/3, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर y = 3 चक्कू 12 हो जाएगा, तो -4। तो इसमें जो बिंदु आ जाएगा, r बिंदु मानते हैं। तो r बिंदु यहाँ पर 0, -4 है। ऐसे ही यहाँ पर समीकरण 2 से और एक बिंदु निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ पर माना y = 0। तो y को हम 0 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - का 3 0 = 12। ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर 2x = 12। तो x = 12/2, तो 2 छंग 12, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये r s, यहाँ पर इस बिंदु को हम t बिंदु मानते हैं। तो यहाँ पर 6, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने 2 पॉइंट निकाला है। अब इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो ये हमारा x अक्ष है और ये x डैश y अक्ष है। तो इसमें P बिंदु है 0, 2, x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 2 है। तो यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा x अक्ष में 0 और y अक्ष में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु P बिंदु है 0, 2 है, और Q बिंदु है 6, 0। तो यहाँ पर x अक्ष में 6 है और y अक्ष में 0 है। तो यहाँ पर आ जाएगा Q बिंदु 6, 0। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे स्केल से। तो इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे। तो ये है हमारा समीकरण x + 3y = 6 जो रैखिक समीकरण है। इस रैखिक समीकरण के 2 बिंदुओं से इस तरीके से ये हमने लाइन खींच दिया है। अब यहाँ पर दूसरे समीकरण से 2 बिंदु हैं, r और s। r बिंदु है 0, -4 है। तो 0 यहाँ पर x अक्ष में 0 और y अक्ष में माइनस वाला होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0, -4। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, -4, जिसको हमने r बिंदु माना है।
और दूसरा है एच बिंदु 6,0। तो 6,0 यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, आर और एच बिंदु को। ये हमारा एच बिंदु है 6,0। अब इसको हमें मिलाना है, इसको इस बिंदु से हमें मिलाना है। तो ये जो रेखा है, रैखिक समीकरण 2x - 3y = 12, रैखिक समीकरण का 2 बिंदु से एक रेखा बन गया है। अब यहाँ पर दोनों जो रेखाएं हैं, रैखिक समीकरण युग्म के 2 रेखाएं हैं, पी क्यू और आर और एच। ये दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब कट कर रहा है। तो माना ये जो बिंदु है ये हमारा टी बिंदु है, तो टी बिंदु का निर्देशांक 6,0 है। तो 2 रैखिक समीकरण आपस में टी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु 6,0 दोनों रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हमें लिखना है, रैखिक समीकरण का हल टी 6,0 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 8 है, अंतिम पद 62 है, पदों का योग 210 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पदों की संख्या n और d हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में हल में लिखेंगे, जो दिया है प्रथम पद a यहाँ पर दिया है 8, अंतिम पद an 62 दिया है, पदों का योग sn 210 दिया है, सार्वंतर में d निकालना है और पदों की संख्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिया है, an और पदों का योग दिया है, तो इन दोनों की मदद से हम n और d निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पदों का योग मतलब SN हमारा दिया है 210। तो SN का जो फार्मूला होता है n/2 a + an, एक फार्मूला ये होता है, और दूसरा होता है n/2 2a + n - 1 × d, दूसरा फार्मूला होता है। तो इसमें हम इस फार्मूले का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें a और an दिया है, प्रश्न में a और an दिया है, इसलिए इस फार्मूले का यूज करेंगे SN में। तो SN का फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है और ये 210 के बराबर है। अब यहाँ पर n/2 a यहाँ पर है 8 + an है 62 बराबर 210। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद n/2 यहाँ पर, इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 8 और 10 तो 70 आ जाएगा 210। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 6 और 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो 35 और यहाँ पर है ये n बराबर 210। अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो n का मान हो जाएगा 210/35। तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 6 बार इसका पूरा भाग चला जाएगा, तो n बराबर यहाँ पर है 6। अब हमें पदों की संख्या यहाँ पर ज्ञात हो गया है, अब हमें सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पर an दिया है, तो an बराबर a + n - 1 × d। तो an यहाँ पर है 62 और यहाँ पर a है 8 + n यहाँ पर निकाला है 6 - 1 × d। 8 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 7 d। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54 बराबर 7 d निकालना है। तो d यहाँ पर हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो d में से d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए जो गुणे में है, तो ये बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 54/5। तो d बराबर यहाँ पर 54/5 है। सार्वंतर ज्ञात हो गया है और पदों की संख्या निकल गया है। अतः सार्वंतर d यहाँ पर 54/5 है और पदों की संख्या यहाँ पर n है 6 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी के मदद से हमें वैल्यूज़ को निकालना होता है। यहाँ पर an दिया है और पदों की संख्या दिया है, तो इन दोनों का फार्मूले से हम d और an निकाल सकते हैं। SN का जो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a + an, और यहाँ पर an का जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d। इस तरीके से हमने दोनों फार्मूले का यूज करके d और an निकाला है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें LCM निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है HCF 306 और
57 बराबर 9, हमें एलसीएम निकालना है। तो एक फार्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। ये जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न में, पेपर में। अब यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या यहाँ पर 306 और 657 का गुणा कर देंगे बराबर HCF यहाँ पर 9 दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। अब ये गुणे में है तो 9 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, तो 306 और इसके बटे में यहाँ पर 9 आ गया है। अब 9 को इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 34 को इस संख्या से हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 22,338 आया है। तो एलसीएम यहाँ पर 22,338 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बिंदु 1, -4 और -5, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती हैं? इस प्रतिशत बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो बिंदु दिया है जो x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। और यहाँ पर किस अनुपात में, हमें अनुपात भी निकालना है और किस बिंदु पर प्रतिशत करा है उस बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। यहाँ पर दो चीजें निकालना है, अनुपात और बिंदु के निर्देशांक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्न में दो बिंदु दिया है, तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है, x डैश, y अक्ष है और y डैश है, इस तरीके से है। अब दो बिंदु दिया है यहाँ पर -5 और -6, तो -5 और -6 हमारा तीसरे चतुर्थांश में आएगा। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। तो यहाँ पर -5 x अक्ष में -5 है और y अक्ष में -6 है, तो इधर कहीं आ जाएगा ये वाला जो बिंदु है -5, -6 है। और दूसरा बिंदु है 1, -4, तो 1, -4 x अक्ष में 1 हो जाएगा, y अक्ष में -4 होता है, तो 1 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है। तो ये है दूसरा बिंदु है, ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। तो a और b बिंदु यहाँ पर बोला जा रहा है कि a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। a और b से एक रेखाखंड बन गया है। तो a और b रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमारा y अक्ष है। y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा और इस प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ये ए बी रेखा y अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिशत करा है, तो इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। माना ये t बिंदु है तो t बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और किस अनुपात में। यहाँ पर b से लेकर t तक कौन सा अनुपात है और t से लेकर a तक कौन सा अनुपात है। तो यहाँ पर k अनुपात 1 माना जाता है। जब भी हमें अनुपात निकालना होता है तो इसको अगर हम k अनुपात 1 के रूप में मानकर इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेशन कम होता है। तो यहाँ पर k अनुपात 1 मान लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चित्र को हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, तो यहाँ पर ये b बिंदु है और ये a बिंदु है। b बिंदु का निर्देशांक है -5, -6 और a बिंदु का निर्देशांक है 1, -4 है। और यहाँ पर माना t बिंदु इस अक्ष पर ये y अक्ष प्रतिशत कर रहा है, तो ये t बिंदु है। तो t बिंदु यहाँ पर y अक्ष पर प्रतिशत कर रहा है, तो y अक्ष का जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर y अक्ष में हो रहा है, तो x यहाँ पर 0 हो जाएगा और y यहाँ पर y आ जाएगा। कोई भी बिंदु है तो सबसे पहले यहाँ पर x को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y को लिखा जाता है। इस तरीके से किसी भी बिंदु को दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि y अक्ष पर, तो y अक्ष के लिए y के जगह में y रहेगा और x यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो t बिंदु का निर्देशांक 0, y हो जाएगा। अब यहाँ पर इस t बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है और इसके अनुपात को भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माना अनुपात k अनुपात 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अनुपात k अनुपात 1 है और t बिंदु y अक्ष के लिए, तो यहाँ पर y अक्ष के लिए t बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, इसको हमने t माना है 0, y। तो इतना यहाँ पर दो बिंदु दिया है और इसको हमने माना है। और यहाँ पर y अक्ष के लिए जो बिंदु t हो जाएगा इसका निर्देशांक यहाँ पर 0,
y है। y अक्ष के लिए टी बिंदु का निर्देशांक 0, y है। अब यहाँ पर हमें अनुपात लिया है, तो जो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र होता है px, y होता है px, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y वाला जो फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से ये विभाजन सूत्र हैं। अब विभाजन सूत्र में हमें फार्मूले वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो px, y है, ये हमारा टी बिंदु का निर्देशांक है। तो टी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, y बराबर m1 x2। ये हमारा माना कि ये हमारा m1 है और ये m2 है। तो m1 यहाँ पर है k, x2 है ये x1 y1 x2 y2, x2 यहाँ पर है 1, m1 x2 प्लस m2 यहाँ पर है 1, m2 यहाँ पर 1 है और x1 यहाँ पर माइनस का 5 है अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 यहाँ पर k प्लस 1। ऐसे ही m1 यहाँ पर है k, m1 y2 है माइनस का 4, m1 y2 प्लस m2 1 है और y1 यहाँ पर है माइनस का 6 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 0, y बराबर k माइनस का 5 बटा k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k माइनस का 6 बटा k प्लस 1। अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ तुलना करना है। ये हमारा x है, 0 को इसके साथ तुलना करना है और y को इसके साथ तुलना करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला है ये x वाला फार्मूला है और ये y वाला फार्मूला है। तो x को इसके साथ तुलना करना होता है और y को इसके साथ तुलना करना होता है। तो यहाँ पर k माइनस का 5 बटा k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसके साथ तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद ये k प्लस 1 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर k माइनस का 5 बराबर 0, तो k बराबर यहाँ पर 5 आ गया है। तो k का मान यहाँ पर है 5, जो अनुपात है यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर हमें निकालना है जो हमने अनुपात माना था, अनुपात जो हमने माना था, अनुपात बराबर k अनुपात 1 है। तो k अनुपात 1 है, तो यहाँ पर k का मान कितना है, 5 है, तो 5 अनुपात 1 हो जाएगा। तो जो अनुपात है, अनुपात बराबर 5 अनुपात 1 है, तो ये एक आंसर निकल गया है। अब हमें y का मान निकालना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे इसको इसके साथ तुलना करेंगे और यहाँ पर k का मान रखेंगे। तो इसको यहाँ पर इस साइड में करते हैं, इसको यहाँ पर इसके नीचे से ही करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस का 4k माइनस का 6 बटा k प्लस 1। तो y बराबर यहाँ पर माइनस का 4 और k का मान है यहाँ पर 5 माइनस का 6 बटा k यहाँ पर है 5 प्लस 1। तो यहाँ पर 4 पंजे 20 माइनस का है और माइनस का 6 बटा 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 26 बटा 6। तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हो गया है माइनस का 13 बटा 3। तो y का मान है माइनस का 13 बटा 3। तो यहाँ पर जो निर्देशांक है, जिसको हमने जो बिंदु है 0, y माना था, जो कि y अक्ष को कट कर रहा था, तो अतः बिंदु के निर्देशांक टी बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो जाएगा 0, y का मान है माइनस का 13 बटा 3। तो इस तरीके से जो अनुपात है 5 अनुपात 1 है और टी बिंदु का जो निर्देशांक है 0, माइनस का 13 बटा 3 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारा O केंद्र का वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु T है। तो स्पर्श रेखा खींचा गया है यहाँ पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 2, और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करता है। और स्पर्श रेखा यहाँ पर PA और PB है, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर A और B है। तो A और B द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक कोण होगा। तो केंद्र पर आंतरिक कोण मतलब जो स्पर्श बिंदु है इनको भी हमें केंद्र से मिलाना है।
तो यहाँ पर स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण और केंद्र पर आंतरित, मतलब स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये दोनों कोणों का योग यहाँ पर संपूरक कोण है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर माना कि ये जो कोण है APB ये θ1 है और AOB ये θ2 है। तो यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर 180 के बराबर होना चाहिए। ये प्रश्न में बोला जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया है O केंद्र का एक वृत्त है और बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB है। अब माना कि एक APB बराबर θ1 और कोण AOB बराबर θ2 है, और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोणों का योग आपस में 180 के बराबर है। कोण APB और कोण प्लस कोण AOB बराबर 180। जैसे कि ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से डाला गया त्रिज्या पर लंब होता है। ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, प्रमेय 10.1 से। सेम यहाँ पर भी है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PB खींचा गया है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या BO है, त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्रमेय उपपत्ति में लिखेंगे कि प्रमेय 10.1 से यहाँ पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर ये जो लंब हो जाएगा OA लंब हो जाएगा PA पर और OB लंब हो जाएगा PB पर। तो यहाँ पर इसको लिखा है OA लंब है PB AP और OB लंब है BP, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कोण लिखेंगे OAP बराबर 90 डिग्री, OBP ये 90 डिग्री है। तो ये प्रमेय 10.1 से दोनों कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज है APBO एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ये हमारा है चतुर्भुज APBO ये चतुर्भुज है। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O, तो A कोण को हम इस तरीके से लिखेंगे OAP, कोण OAP प्लस A कोण को लिखेंगे PAO, यहाँ पर है P कोण को लिखेंगे APB कोण, B कोण को लिखेंगे PAO कोण और O कोण को लिखेंगे BOA कोण। तो यहाँ पर चारों कोणों का योग 360 के बराबर है। तो यहाँ पर जो A कोण है ये 90 डिग्री है और B कोण है ये 90 डिग्री है, और इसको हमने θ1 और ये θ2 माना था। तो यहाँ पर 90 प्लस θ1 प्लस 90 प्लस θ2 बराबर 360। 90 और 90 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 180 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर 360 है। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर 360 और ये 180 बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180। तो θ1 हमने माना था कोण APB प्लस B को θ2 को माना था AOB। तो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180। तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग यहाँ पर 180 है। तो दोनों कोणों का योग यहाँ पर संपूरक के बराबर है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9 है, और दूसरा प्रश्न है ये, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 15 2020 के प्रश्न में
प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, वहाँ पर दोनों प्रश्न के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा इस प्रश्न में दिया है, मतलब बारंबारता बंटन प्रश्न में दिया है, तो उसका हमें माध्यक निकालना है। तो इस तरीके से वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो हमें माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर CF निकालना होता है, संचयी बारंबारता हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता CF निकालना होगा, और यहाँ पर वर्ग अंतराल जैसे 140 से कम, 140 से 45, 145 से 50, 100, इस तरीके से यहाँ पर 160 से 65 दिया है। और यहाँ पर संचयी बारंबारता यहाँ पर दिया है 4, 7, 18, 11, 6 और 5, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया है FI, ये पहले यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, और 7 को 4 से जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 को 18 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29, 29 को 11 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 40 को 6 से जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा, 46 को 5 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर संचयी माध्यक वर्ग निकालना होता है, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले n/2 निकालना होता है। तो n यहाँ पर है, प्रश्न में यहाँ पर दिया है जो पदों की संख्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो सिग्मा FI निकल जाएगा, जो कि n के बराबर होता है। तो सिग्मा FI यहाँ पर आ जाएगा 51 इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद। तो n यहाँ पर सिग्मा FI के बराबर होता है। तो n यहाँ पर है 51, तो n/2 निकालना है। तो n/2 बराबर हो जाएगा 51/2। इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 25.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25.5 है। तो अब यहाँ पर संचयी बारंबारता में हम देखेंगे कि 25.5 कहाँ पर आता है, किस वर्ग में आता है। यहाँ पर है 4 से, यहाँ पहले में यहाँ पर 4 तक है, 4 के बाद यहाँ पर 5 से लेकर 11 तक है इस वर्ग में। फिर यहाँ पर 11 तक है, तो यहाँ से 12 से स्टार्ट होगा, 12 से लेकर 29 तक है। फिर यहाँ पर है 29 के बाद 30 से लेकर 40 तक है, इस तरीके से है। तो 25.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो यहाँ पर 12 से लेकर 29 तक है। तो इस वर्ग अंतराल में हमारा जो ये है, ये हमारा माध्यक वर्ग है, ये हमारा माध्यक वर्ग है, जिसमें ये हमारा L है और ये हमारा F है। F यहाँ पर 18 है, और माध्यक वर्ग के ऊपर वाला जो संख्या होता है 11, ये हमारा है CF। अब इन वैल्यूज़ को हमें माध्यक के फार्मूले में पुट करना होता है। तो माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H। माध्यक निकालना है। तो L यहाँ पर है, इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं एक बार। L यहाँ पर है 145, F है यहाँ पर 18, CF है यहाँ पर 11 और N है यहाँ पर 51। H निकालना है, तो H यहाँ पर 5 का अंतर है, तो H यहाँ पर हो जाएगा 5। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो L यहाँ पर 145 प्लस n/2 का मान निकाला था यहाँ पर 25.5 माइनस CF है यहाँ पर 11 बटा F है यहाँ पर 18 और गुणा H है यहाँ पर 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 145 प्लस, इसको माइनस करेंगे यहाँ पर। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 1 गया 4 और 1 में से यहाँ पर 14.5 बट्टा 18 और यहाँ पर गुणे में 5 है। 145 प्लस, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, तो 5 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 145 बट्टा 18 कम 18 18 दूनी 36। इन दोनों संख्याओं को हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद आ जाएगा 4.03। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 149.03 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो माध्यक आया है
माध्यक इस तरीके से यहाँ पर सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में। जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर वो ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसका जो माध्यक का मान सेंटीमीटर में है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a बराबर tan² a। तो यहाँ पर बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष को हमें सिद्ध करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a बराबर tan² a है। प्रश्न में जो बुक में प्रश्न है इसको सॉल्व करके यहाँ पर tan² a लाना है और इसको सॉल्व करके tan² a लाना है। यहाँ पर दो प्रश्नों हैं, मतलब इसको सॉल्व करके tan² a, इसको सॉल्व करके tan² a लाना है। प्रश्न में यहाँ बुक में यहाँ पर इस तरीके से दिया है, तो प्रश्न पेपर में अलग अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a बराबर tan² a, इतना पूछा गया है। दूसरे वाले पार्ट को भी आपको अलग से प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमें इसको लाना है। तो 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबको हमें साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा कॉस थीटा, cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटा sin थीटा। तो यहाँ पर tan² a मतलब sin² थीटा sin² a अपॉन cos² a, और 1 प्लस में आ जाएगा, फिर अपॉन में 1 + cot² a है, तो यहाँ पर cos² a बटा sin² a है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर cos² a एलसीएम ले लेंगे, तो cos² a इसके साथ एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो cos² a प्लस sin² a अपॉन cos² a आ जाएगा। फिर अपॉन में sin² a प्लस cos² a अपॉन sin² a, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाले को इसके साथ गुणा करना है और बीच इसको इसके साथ गुणा करना है, तो sin² a। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये फार्मूला बन रहा है cos² a प्लस sin² a बराबर 1 है, तो इसके प्लेस में पहले यहाँ पर 1 रखना है बट्टा cos² a, फिर यहाँ पर बट्टे लगाना है, यहाँ पर भी sin² a प्लस cos² a, यहाँ पर भी 1 रखना है, फिर यहाँ पर sin² a है। अब यहाँ पर इसको हमें गुणा करना है, बिल्कुल ऊपर वाले को 1 से गुणा करना है और 1 को cos² से गुणा करना है। तो यहाँ पर ऊपर sin² a हो जाएगा, फिर बट्टा cos² a हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है sin² a बट्टा cos² a, तो sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर tan² a। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करके यहाँ पर इसके दाएं पक्ष में tan² a को हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।